जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोया की डीमन आर्मी और चांगशाओ की हेवनली कोर्ट के आर्मी के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग में चांगशाओ का पलड़ा भारी था और उसने लोया को सरेंडर करने का भी मौका दिया, मगर लोया इसके लिए मना कर देता है। उसने अपनी सन पावर को एक्टिवेट करते हुए चांगशाओ की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। लोया की ताकत अनकंट्रोलेबल थी, इसलिए चांगशाओ ने सन शूटिंग एरो का यूज करते हुए लोया को घायल कर दिया। इसी सन शूटिंग बो का यूज करते हुए हजारों सालों पहले विच क्लैन के एंसेस्टर ने डीमंस को हराया था, मगर अभी तक लोया ने इस फाइट में हार नहीं मानी थी। इस बार या तो मारा जाएगा या फिर डीमन कोर्ट को दोबारा से रिवाइव करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लोया और चांगशाओ ने एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक किया था। वहीं पर यांजी एक डीमन को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो अपनी सोड का खून साफ करने लगा, लेकिन तभी उस पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगी। वो देख पा रहा था कि चांगशाओ की कल्टीवेशन में काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। वहीं पर हम बाइजे को देखते जो कि पूरी तरह से इस जंग के खिलाफ थे। वो तो ना ही चांगशाओ को मरता हुआ देखना चाहती थी और ना ही लोया को, इसलिए वो खुद ही वहाँ से बेबस होकर चले गए। इधर चांगशाओ और लोया एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत की आजमाइश कर रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को काफी तेजी से पुश कर दिया। अब चांगशाओ उस पर पंचेस अटैक करते हुए अपनी थंडर स्केप की चियानकुन रूलर को समन कर लेता है। वेल पहले ये किसी और का वेपन था, मगर चांगशाओ ने उसे हड़प लिया। इधर लोया के अटैक को चांगशाओ उसी चियानकुन रूलर से रोकने लगा था, जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करना शुरू कर दिए। चांगशाओ ने आज तक इतनी जबरदस्त फाइट किसी के साथ भी नहीं की होगी, क्योंकि वो हमेशा बाजी दिमाग से जीतता आया था, मगर आज उसने अपनी पावर का भी यूज किया। ये दोनों फाइट करते हुए मॉर्टल वर्ल्ड की गलियों तक भी पहुंच चुके थे, मगर इन दोनों को उस बात की बिल्कुल भी खबर ही नहीं। अब चांगशाओ ने अपनी चियानकुन रोलर की एनर्जी से लोया पर हमला कर दिया, जिसे लोया अपनी सन पावर का यूज करते हुए काउंटर कर रहा था। दरअसल चांगशाओ की रोलर पहले उतना पावरफुल नहीं थी, मगर चांगशाओ ने सेंट टाइचिंग की स्पेशल फर्नेस यानी कि जिजुआ बागुआ फर्नेस में उसे अपग्रेड किया था। साथ ही साथ चांगशाओ ने उस रूलर के अंदर टाइचिंग शुइडी चैप्टर का भी एसेंस ऐड कर दिया था, जो कि सेंट टाइचिंग का एक सबसे खास ट्रेजर है, और इसी वजह से वो रूलर अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी और लोया ने उस रूलर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो अब उस रूलर की नोक के नीचे था। वही दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड में कुछ मिस्टीरियस सोर्ड से अटैक होना शुरू हो गए। उस सोर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे देखते ही उमा समझ गया कि ये तो शुरा क्लैन के एंसेस्टर की सोर्ड है। तो चांगशाओ को बताने लगा कि वाटर गॉड प्लीज इस सोर्ड से खुद को प्रोटेक्ट करो, ये काफी ज्यादा भयानक है। तो चांगशाओ जल्दी से अपने टाइचिंग पगोड़ा का यूज करते हुए सोर्ड के अटैक को काउंटर करने लगा। वो सोर्ड उस पगोड़ा को चीरने की पूरी कोशिश कर रही थी, और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग फैलने लगी, जिसके चलते इन सभी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उमा चांगशाओ को बता रहा था कि ये तो ब्लड सी की ब्रीदिंग है, ये तभी क्रिएट हो सकती है जब एबी सोर्ड को अपने फुल पावर पर यूज किया जाए। जिस भी पर्सन ने आज इस सोर्ड को होल्ड किया है वो काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए हमें उससे बच के रहना होगा। वहीं पर चांगशाओ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शूरा क्लैन इस बैटल में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। दरअसल ये थी शूरा क्लैन के एंसेस्टर राक्षसा गर्ल, जो कि लोया को लेकर सीधा कांगपिंग के पास पहुंच चुकी थी। वो कहती देखो आंटी कांगपिंग, मैं लोया को बचाकर लेके आ गई। जिस पर कांगपिंग कहती मैंने तुझे 1000 दफे बोल दिया है कि मुझे आंटी मत बोला कर, मेरी उम्र तो तुम्हारी छोटी बहन से भी कम होगी। एक काम करो तुम मुझे क्वीन बोला करो, उससे मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। जिस पर राक्षसा गर्ल कहती ठीक है आंटी, आज के बाद मैं आपको क्वीन बोला करूंगी। जो सुनकर कांगपिंग अपना सिर पीटने लगी। उसे पता था कि ये बंदी जानबूझकर उसे उकसा रही है। जिसके बाद कांगपिंग ने चांगशाओ को एक मैसेज भेजा। वो कह रही थी कि लोया ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का एक अहम हिस्सा है, इसलिए जीफंग टाओइज्म नहीं चाहता कि लोया मारा जाए, इसलिए उन्होंने ही मुझे लोया को रेस्क्यू करने का काम दिया था। तो वाटर गॉड प्लीज मेरा पीछा मत करो, वरना वो सभी लोग जान जाएंगे कि हम दोनों एक साथ हैं। इधर चांगशाओ भी नहीं चाहता था कि कांगपिंग पर किसी को शक हो, इसलिए उसने लोया को चुपचाप से वहाँ से जाने दिया। लेकिन अब उसके दिमाग में सोचे चलना शुरू हो चुकी थी। वो कहने लगा कि जीफंग टाओइज्म के सेंट्स को ऑलरेडी पता था कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में लोया का अहम रोल होगा, इसलिए तो उन्होंने लोया की जान बचाई। अब वो लोया का यूज करके कोई खतरनाक प्लानिंग करेंगे। इधर बाइलियन देखता है कि कांगपिंग लोया को लेकर लिंगशो माउंटेन पर पहुंच चुकी है। वो कहने लगा डीमन प्रिंस लोया देखो, मैंने इन दो बंदियों को भेजकर तुम्हारी जान
बचाई है, वरना वो वाटर गॉड तो तुम्हें खत्म कर देता। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हमारा ज़ीफांग टाओइज्म तुम्हारे साथ कितना वफादार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो। आफ्टर ऑल हम सभी लोग उस वाटर गॉड के दुश्मन हैं। जिस पर लोया हंसते हुए कहने लगा कि तुम तो घंटा वफादार नहीं हो। पहले तो इस कांगपिंग ने जानबूझकर मेरे कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया और इसी की वजह से मैंने ना चाहते हुए भी किलिंग ऑर्डर इशू कर दी। अगर ये मेरे मॉन्स्टर्स को नहीं मारती तो शायद आज हेवन के खिलाफ मेरी जंग नहीं होती और ना ही मैं घायल होता। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ अपनी वफादारी साबित करने का। तुम एक काम करो, मेरे सामने इस कांगपिंग को खत्म कर दो और मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो। जो सुनकर कांगपिंग हंसते हुए कहने लगी कि ये तो मानना पड़ेगा कि लोया के दिल में प्यार से ज्यादा नफरत भरी है। मैंने अभी भी इसकी जान बचाई और ये मेरे मुंह पर ही मुझे मारने की बातें कर रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि लोया इतना बड़ा एहसान फरामोश होगा। जिसके बाद वो राक्षसा गर्ल को लेकर वहाँ से चली गई। इधर लोया को तो लग रहा था कि इस मच्छरों की रानी को एक चुटकी में मसल दे, मगर कांगपिंग को ज़ीफांग टाओइज्म का सपोर्ट था, इसलिए लोया चाहकर भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए लोया अपना गुस्सा जंगलों पर उतार कर वहाँ से जाने लगा। इधर एक डिसाइपल बाइलियन से कह रहा था कि ये लोया तो हमारे ज़ीफांग टाओइज्म से नफरत करता है, पता नहीं ये हमारा साथ देगा या नहीं। इधर बाइलियन सोचता है कि लोया की हालत अब एक सड़क छाप कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है, तो हमें सपोर्ट करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। इधर चांगशाओ डीमन आर्मी को बता रहा था कि तुम्हारा लीडर लोया यहाँ से भाग चुका है, वो तो तुम सबको यहाँ मरने के लिए छोड़कर भाग चुका है। क्या अभी भी तुम उसके लिए फाइट करोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बेवकूफ होंगे, इसलिए अभी भी वक्त है अपने वेपन ड्रॉप करो, या फिर हेवन तुम्हें ऐसी पनिशमेंट देगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। चांगशाओ की धमकी सुनते ही डीमन आर्मी ने तुरंत ही अपने वेपन ड्रॉप कर दिए। वो सभी ड्रैगन प्रिंस यांजी के सामने अपना सिर झुका रहे थे और इस तरह से लोया के भागने की वजह से ये जंग खत्म हो गई। इधर चांगशाओ होली मदर नोआ की फेरिस से बात करने चला आता है। वो कह रहा था कि इस जंग में हमारा काफी सारा नुकसान हो गया, मगर फिर भी मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपने इस जंग को रोकने की कोशिश की थी। जिस पर वो फेरी कहने लगी कि दरअसल हम तीनों बहन एंशिएंट डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी डीमन ट्राइब तुम्हारे हाथों मारी जाए, इसलिए हमने लोया को कन्विंस करने की कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली लोया ने हमारी एक नहीं सुनी। और देखो इस जंग का नतीजा क्या हुआ, हमारे कई सारे डीमन सोल्जर मारे गए। खैर अब हमने होली मदर नोआ के पास वापस जाना चाहिए। हम जरूर से तुम्हारा सलाम होली मदर नोआ तक पहुंचा देंगे। ये सुनते ही बेचारा चांगशाओ डर गया। वो दिल में ही कह रहा था कि प्लीज ऐसा ना करो, वरना वो होली मदर नोआ मुझे पैलेस में बुलवा कर मुझसे ढेर सारे कॉमिक्स लिखवा के लेगी। अब तो मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं जिसका यूज करके मैं होली मदर नोआ के लिए नॉवल लिख पाऊँ। तभी वो फेरिस चांगशाओ से कहने लगी कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ पैलेस चलो, होली मदर नोआ तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। तो चांगशाओ बहाने मारते हुए कहने लगा कि फिलहाल तो मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मगर जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं होली मदर नोआ से मिलने चला जाऊंगा। चांगशाओ के बहानों से तो फेरिस भी वाकिफ थी। उन्हें पता है कि होली मदर नोआ चांगशाओ को थका देती है, इसलिए उनसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता था। इसलिए वो तीनों भी चांगशाओ को गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर जनरल मुगोंग कह रहे थे कि वैसे तो होली मदर नोआ किसी को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन वाटर गॉड पर वो मेहरबान है। और तभी हेवन से इन सभी लोगों पर मेरिट की बारिश होना शुरू हो गई। चांगशाओ तो इन मेरिट को हासिल करके काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कह रहा था कि जरूर से इस बार मेरे अकाउंट में ढेर सारे मेरिट क्रेडिट होने वाली है। और तभी हेवन ने उसे उसका बैंक पासबुक सौंप दिया, जिसे हासिल करने के बाद चांगशाओ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे ओपन करता है। उसमें लिखा था कि वैसे तो चांगशाओ की सैलरी है 1 लाख मेरिट, लेकिन उसने अपनी योग्यता के दम पर इस महीने में कमाए थे 0 मेरिट। साथ ही उसके नीचे ये भी लिखा हुआ था कि चांगशाओ ने इस पेमेंट के लिए हेवन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यानी कि हेवन ने चांगशाओ को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, मगर फिर भी वो चाहता है कि चांगशाओ उसका शुक्रिया अदा करे। और हेवन के इस रवैये से बेचारे चांगशाओ को तो बिजली का झटका ही लग गया। उसने इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी डाफ हेवन ने उसके मुंह पर एक मेरिट भी फेंक के नहीं मारी थी। मुझे तो ये लगता है कि ये डाफ हेवन जानबूझकर हमारे चांगशाओ को उंगली करते हैं, ताकि चांगशाओ गुस्से में कोई कांड करे और एक बार फिर से डाफ हेवन को उसे बिजलियों के झटके देने का मौका मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर बाइजे चांगशाओ को बता रहे थे कि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ आसमान में डार्क क्लाउड्स जमा हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ग्रेट कैटास्ट्रोफी का इशारा हो सकता है, जो सुनकर चांगशाओ को भी टेंशन आने लगा, क्योंकि एल्डर बाइजे का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। चांगशाओ को डर था कि कहीं ये ग्रेट कैटास्ट्रोफी समय से पहले ही अपीयर ना हो जाए। तभी वहाँ पर एल्डर युआन आकर चांगशाओ को बताने लगी कि मैं हेवनली कोर्ट में अपने काम का रिपोर्ट देने के लिए जाने वाला हूँ। ये सुनकर चांगशाओ भी थोड़ा सा चौंक गया, इसीलिए वो एल्डर युआन से बात करने के लिए
बाहर आ जाता है। वो कह रहा था मास्टर आपको हेवन में जाने की क्या ही जरूरत, आप आपके कामों का रिपोर्ट मुझे भी कर सकते हो और मैं आपका रिपोर्ट हेवनली कोर्ट तक पहुंचा दूंगा। जिस पर एल्डर युआन कहने लगे कि तुम हेवनली कोर्ट के वाटर गॉड हो, तो मेरे ख्याल से तुमने हेवन के दूसरे मैटर्स को हैंडल करना चाहिए। तो चांगशाओ कहता है मास्टर हेवन में अब काफी अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर विजिट करो। लेकिन एल्डर युआन ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया। वो कह रही थी मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो, लेकिन मैं भी अब एक इमॉर्टल बन चुका हूँ, इसलिए तुम मेरी ज्यादा फिक्र मत किया करो। मैं आज तक कभी हमारे घर से दूर नहीं गया क्योंकि मुझे तुम्हारी और लिन शाओ की टेंशन थी, मगर अब तुम दोनों भी बड़े हो चुके हो, इसलिए फाइनली मैं भी इस घर की जिम्मेदारियों से आजाद होकर थोड़े से मजे करना चाहता हूँ। खैर हेवनली कोर्ट के विजिट के बाद मैं सीधा नानजाओ माउंटेन चला जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहाँ की सीनरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और देखो सेफ्टी के लिए मैं तुम्हारे ये 3 पेपरमैन भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगा, इसलिए तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। अब एल्डर युआन के वहाँ से जाने के बाद लिन शाओ चांगशाओ को बताने लगी कि सीनियर कुछ दिनों पहले मैं यहाँ से कल्टीवेट करने के लिए दूर गई थी। उस टाउन में मुझे अर्थ इमॉर्टल के एंसेस्टर के बारे में पता चला। दरअसल वो एंसेस्टर उजांग टेम्पल में रहा करते थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त में कोई इमॉर्टल नहीं थी, इसलिए मुझे उस टेम्पल में एंट्री ही नहीं मिली। वेल चांगशाओ ने इस उजांग टेम्पल के बारे में पहले ही सुन रखा था। वेल इस टेम्पल में जिनसेंग नाम का एक स्पेशल फ्रूट मिलता है, इसलिए चांगशाओ उससे पूछने लगा कि लिन शाओ तुम्हें आखिर उस फ्रूट की क्या जरूरत, जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे उस फ्रूट की जरूरत नहीं, बल्कि वो तो मैं हमारे मास्टर के लिए लाना चाहती हूँ। अगर हमारे मास्टर ने उसे कंज्यूम किया तो उनकी जिंदगी 47,000 ईयर्स तक लंबी हो जाएगी। सीनियर मैं बस हमारे मास्टर और शाओलिंग की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। तो चांगशाओ ने भी उसकी बात मान ली। वो कह रहा था ठीक है तुम उजांग टेम्पल जा सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे 2 पेपरमैन अपने साथ लेके जाओ। इनमें गोल्डन इमॉर्टल जितनी पावर है तो मुश्किल के वक्त ये तुम्हारा साथ देंगे। तो लिन शाओ पेपरमैन को कलेक्ट करते हुए सीधा उजांग टेम्पल की तरफ रवाना हो गई। इधर चांगशाओ एल्डर बाइजी से रिक्वेस्ट करने लगा कि सीनियर प्लीज एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये ग्रेट कैटास्ट्रोफी कब होने वाली है। तो बाइजी ने जल्दी से कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिए, मगर थोड़ी देर में बाइजी पसीने में लथपथ हो गए। वो कह रही थी चांगशाओ मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। जो सुनकर चांगशाओ को भी टेंशन आने लगा। अब बाइजी के अलावा बस एक ही बंदा प्रेडिक्शन कर सकता है, जो कि है महान सेंट जुयान। तो चांगशाओ जल्दी से महान सेंट जुयान को कांटेक्ट करके उन्हें कैटास्ट्रोफी के बारे में पूछने लगा, लेकिन महान सेंट जुयान का उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। चांगशाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो महान सेंट जुयान से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और तभी हेवन से एक जेट सीधा चांगशाओ के पास पहुंच गया। उसमें महान सेंट जुयान का पैगाम लिखा हुआ था। वो चांगशाओ को बताते हैं कि जुयानडो सिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, इसीलिए मुझे उसे सॉल्व करने जाना होगा। अब चांगशाओ को अच्छे से पता था कि जुयानडो सिटी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए महान सेंट जुयान तो लगभग 100 सालों तक वापिस नहीं आ पाएंगे। हालांकि चांगशाओ को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैटास्ट्रोफी के वक्त ही महान सेंट जुयान यहाँ से क्यों चले गए। तो अब उसे खुद पर ही निर्भर हो के अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो तुरंत ही टाइचिंग मिरर का यूज करते हुए एल्डर युआन का लोकेशन चेक करता है। एल्डर युआन सेफली हेवनली कोर्ट पहुँच चुके थे। वहीं पर लिन शाओ भी उजांग टेम्पल में सक्सेसफुली एंटर कर चुकी थी, जो देखकर चांगशाओ अब रिलैक्स हो चुका था। अब उसने अपने पेपरमैन का यूज करते हुए उस पूरे रीजन पर नजर रखना शुरू कर दी। उसे बस ये जानना था कि कैटास्ट्रोफी कब होने वाली है। साथ ही साथ वो हजारों मीलों दूर शांग डायनेस्टी पर भी नजर मारता है, जो कि अब धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना शुरू हो चुकी थी। मगर यहाँ पर भी चांगशाओ को कैटास्ट्रोफी का कोई साइन नजर नहीं आता, इसलिए वो सीधे युनशाओ से मिलने पहुँच गया। वो उसे बता रही थी कि जल्द ही ग्रेट कैटास्ट्रोफी अपीयर होगी। मैंने मेरे भाई बहनों को इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्होंने बिल्कुल भी इस कैटास्ट्रोफी में इन्वॉल्व नहीं होना है। जिस पर चांगशाओ कहता है कि इस कैटास्ट्रोफी के ढेर सारे वेरिएशंस होंगे, इसीलिए मेरा ये पेपरमैन अपने पास रखो। जब भी आपको कुछ डिस्कस करना हो आप इसका यूज करके मुझसे बात कर सकती हो। मगर युनशाओ देखते कि चांगशाओ काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए वो चांगशाओ से उसकी मायूसी की वजह पूछने लगी। तो वो फेरी को बताता है कि कुछ भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। वही दूसरी तरफ लुया एकांत में प्रैक्टिस करने बैठा हुआ था। तभी उसे बाइलियान और उसके चमचों की आवाजें आने लगी। वो लोग उसे बता रहे थे कि हमें अभी अभी खबर मिली है कि जुयानडो सिटी में काफी सारे बदलाव हो गए, इसलिए महान सेंट जुयान सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रवाना हो चुके हैं। जो सुनते ही बाइलियन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि महान सेंट जुयान के बिना उस वाटर गॉड की कोई हैसियत नहीं। वो वाटर गॉड हेवनली कोर्ट का 3rd लेवल का गॉड है, जो कि एम्परर की बेटी लॉन्गजी को हेवनली अफेयर्स हैंडल करने में मदद कर रहा है। उसके पास ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी
नहीं जिसका यूज करके वो हमारा मुकाबला कर पाएगा। अब महान सेंट जुयान के ना होते हुए वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो क्यों ना इसी का फायदा उठाते हुए हम उस वाटर गॉड को खत्म कर दे। उसकी सारी बातें लोया ने भी सुन ली थी, इसलिए वो थोड़ी देर में लिंगशा माउंटेन से भाग निकला। जब ये खबर बाइलियान तक पहुंची, वो कहने लगा कि लोया का पीछा करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से भागकर हमारा ही काम आसान कर रहा है। जिसके बाद हमें हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एल्डर युआन मुगोंग से मिलने आए थे। एल्डर युआन कह रही थी कि जनरल मुगोंग आप काफी ज्यादा बिजी रहते हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आपसे मिलने चला आऊं। और जनरल मुगोंग भी एल्डर युआन के आने से काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद वो अपने साथ कुछ सिपाही लेकर सीधा सैर करने चले गए और उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ एक एल्डर ने देख लिया था। अब ये कौन है इसके बारे में फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया। वही दूसरी तरफ एल्डर बाइजी अपनी कैलकुलेशन में बिजी थे, उन्हें कुछ भी करके कैटास्ट्रोफी का पता लगाना था। साथ ही साथ वहाँ का मौसम भी अब काफी ज्यादा बिगड़ रहा था। उस पूरी जगह पर थंडर जोरों से बरसने लगी और उसी वक्त बाइजी की डिवाइन पावर उन्हें कुछ विजन शो करती है, जिसमें वो देख पाते हैं कि जनरल मुगोंग के हेवनली सोल्जर बुरी तरह से मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ जनरल मुगोंग और एल्डर युआन एक शील्ड के नीचे ट्रैप हो गए थे। उन दोनों को किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया था और उन पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका प्यारा डिसाइपल लुया था। लुया अपनी फायर फिनिक्स और सन पावर का यूज करते हुए इन दोनों को मारने की फिराक में था, मगर उसी वक्त चांगशा का पेपरमैन वाला फॉर्म वहाँ पर पहुँच गया। उसका काम था लुया के अटैक से इन दोनों को प्रोटेक्ट करना, इसलिए वो बड़ी तेजी से जाकर लुया के अटैक को रोकने की कोशिश करता है ताकि जनरल मुगोंग की जान बच जाए। लेकिन एल्डर बाइजी इस विजन को कम्प्लीटली देख पाई, इससे पहले उन पर थंडर से अटैक हो गया। वो थंडर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने पूरे के पूरे शाओकिंग पिक को ही हिला दिया। इधर चांगशा भी समझ गया था कि एल्डर बाइजी की जान को खतरा है, इसलिए वो तुरंत ही बाइजी की तरफ रवाना हो गया। लेकिन उसके वहाँ आने तक एल्डर बाइजी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। वो उस थंडर को देखते हुए कहने लगे कि अब ये सीक्रेट एक केओस में बदल जाएगा। इधर हमें सेंट टाइचिंग भी दिखाए गए, जो कि कल्टीवेशन से बाहर आकर कहने लगे कि ये दुनिया खतरे में है, पूरे यूनिवर्स में केओस मच चुका है, यानी कि कैटास्ट्रोफी आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमें चांद सेक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चांद टाओइज्म के महान सेंट युआन शी टियानजुन एक गोल्डन रोशनी के साथ अपीयर हो चुके थे। यूँ तो कभी अपने डिसाइपल के सामने अपीयर नहीं होते, मगर आज बात ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें आना पड़ा। वो अपने फॉलोअर्स को बताने लगे कि जल्द ही कैटास्ट्रोफी होने वाली है, तुम सभी को हेवन के रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अगर तुम उसमें सरवाइव कर गए तो तुम्हें एनलाइटनमेंट हासिल होगी। तो वो लोग कहते मास्टर हम जरूर से आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। वही दूसरी तरफ जाई टाओइज्म के सेंट भी अपीयर हो चुके थे। वो अपने डिसाइपल को इस कैटास्ट्रोफी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। वो कह रहे थे कि हमारे टाओइज्म के विनाश और समृद्धि की कहानी अब शुरू हो चुकी है। कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर इस ट्रिबुलेशन में मारे जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज करके इसमें सरवाइव करने की कोशिश करो। साथ ही साथ हमें एक और पावरफुल सेंट दिखाया जाता है, जो कि अपने डैशिंग सोर्ड के साथ अपने फॉलोअर के सामने पहुंच गया। मेरे ख्याल से जीफांग टाओइज्म का सेकंड सेंट होगा। वो कह रहा था चलो कमर कस लो, एक तो तुम मारोगे या फिर मारे जाओगे, फैसला तुम्हारी पावर पर निर्भर होगा। द ग्रेट कैटास्ट्रोफी इज कमिंग। और इसी अनाउंसमेंट के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।